नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम और अब राजस्थान सरकार भी प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की तैयारी कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने दी। बताया कि सरकार जल्द ही विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेगी, जिसे लेकर के तैयारी चल रही है। वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। राजस्थान में समान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी तेज कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि समस्त नागरिकों के लिए देश और प्रदेश में एक कानून की आवश्यकता है। राजस्थान में यूसीसी लाया जाएगा। यूसीसी लागू होने पर सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून होगा। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण के नियम एक समान होंगे। राजस्थान सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका नाम राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है, समान नागरिक संहिता, राजस्थान समान नागरिक संहिता बनाने की ओर बढ़े हैं। इसका तात्पर्य है कि देश और प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस समेत विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता है। भारत में अब विभिन्न राज्यों ने इसको जब लागू किया तो राजस्थान में भी इसको लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई। और वो इसलिए हुई कि एक तरफ हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के और पुरुषों के संबंध में अलग अलग तरीके के कानून बनाए हुए हैं, जिससे एक और महिलाओं के अधिकारों का हनन और देश में जो कानून प्रतिपादित हैं उनके संबंध में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो जगह जगह सामाजिक असंतुलन और प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिर भारत एक देश है, और भारत एक देश है तो उसमें एक ही कानून की पालना होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, क्षेत्र के हिसाब से परंपराएं बदलती हैं। बीजेपी यूसीसी के बहाने धार्मिक रीतियों को बदलना चाहती है। यूसीसी लागू करके भारतीय जनता पार्टी हमारी इन विविधताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारी धार्मिक जो रीतियां हैं उनको बदलना चाहती है, उन पर प्रहार करना चाहती है, केवल और केवल सुर्खियां बनाने के लिए। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसता है, लेकिन एक टारगेट बनाकर सीमा पर पूरे पर और मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं करना, जनता का ध्यान भटकाना। हॉस्पिटलों में प्रसूताएं मर रही है, आप कभी इस्लामपुर का श्रीरामपुर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपका यूसीसी का बिल है, आप कुछ नहीं कर सकते। हम जितना होगा उतना विरोध करेंगे। यूसीसी कानून लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून लागू होगा। हालांकि कुछ वर्गों को छूट मिलेगी, लेकिन इस पर सियासी माहौल गर्म होना तय है। आज की फाइट में इस मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक नजर आपके सवालों को लेकर के, जहां पहला सवाल इस बात को लेकर के आज पूछने वाले हैं कि यूसीसी की बारी सरकार की तैयारी, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब
यूसीसी को लेकर के लगातार काम हो रहा है और जल्द से जल्द इसे विधानसभा में पेश कर कानूनी जामा पहनाया जाएगा। इस पर सरकार की तैयारी क्या है, कब तक आएगा, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कि सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर होना चाहिए तो फिर यूसीसी पर यह तकरार क्यों है, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 विविधताओं का देश और कैसे लागू होगा एक आदेश, ये भी कुछ लोगों के मन में शंका है। इस पर भी बात करेंगे कि इतनी विविधताओं के बीच में आखिर एक आदेश को लागू कैसे किया जाएगा, इस पर तैयारी कैसी है, लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी को कैसे समझाया जाएगा, कैसे जागरूकता पैदा की जाएगी, ये तमाम बातें जिनको लेकर आज की चर्चा की हम शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि यूसीसी पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई और अब ये पूछा जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूसीसी ऐसे समय में इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता प्रताप राव, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तान्या गडकरी हैं, वीएचपी की नेता हैं, और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि ये यूसीसी कैसा होगा, क्या होगा इसमें, कब तक सरकार लाएगी, कई तरह के सवाल हैं जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इससे पहले चूंकि उत्तराखंड ने, गुजरात ने, असम ने पारित किया है, उनसे कितना अलग होगा, उनके जैसा ही होगा? सर हेमंत, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यूसीसी आखिर में क्यों आ रहा है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को बराबर मानती है, हर व्यक्ति को, और ये व्यक्तिगत कानून, ये पर्सनल लॉ, इसके आधार पर जिस तरह से व्यक्तियों में विभेद किया गया है कि हिंदू इस तरह से शासित होगा, मुस्लिम इस तरह से शासित होगा, हिंदू महिला के ये अधिकार होंगे, मुस्लिम महिला के ये अधिकार होंगे, ये भारत में विभेद पैदा करता है, पहली बात। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के बहुत सारे अधिकार, जैसे मेरा एक मानना है कि जैसे शरिया कानून में एक जो मुस्लिम पुरुष है वो 4 विवाह कर सकता है, लेकिन महिला नहीं कर सकती। इसी तरह से जो उत्तराधिकार जो कानून है मुस्लिम, उसमें जो बेटी है उसको उसका आधा, पुत्र का आधा मिलेगा, बराबरी का दर्जा नहीं है। इसी तरह से गोद के कानून हैं, विवाह के दूसरे कानून हैं, इन सब को भारत में एक होना चाहिए। हर व्यक्ति सब एक समान होने चाहिए, एक दूसरे के साथ विभेद और भेद नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार पूरे होने चाहिए। ये एक मिनट हो गया सर, एक मिनट वाला कमेंट चल रहा है, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा जी। 1 मिनट हो गया सर, मैं वापस। आस्था पे कोई चोट नहीं है। ठीक है। पौरुष भारद्वाज, क्यों विपक्ष को लग रहा है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी ला रही है? सरकार तो कह रही है हमारी मंशा साफ है, सबको समान अधिकार की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की वकालत कर रहे हैं, दिक्कत कैसी? बोलिए। देखिए मुझे, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब संकटों में गिरी है तब इन्होंने इस तरह का कोई ना कोई राजनीतिक शगुफा छोड़ा है कि जिससे कि सारी चर्चा जो है विकास के मुद्दे से हट जाए, चिकित्सा से हट जाए, स्वास्थ्य से हट जाए, रोजगार से हट जाए और जाकर के धार्मिक ध्रुवीकरण पे टिक जाए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इतिहास में भी जाएंगे तो चाहे हमारा सांप्रदायिक विरोधी कानून हो या फिर जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कानून रहे, वो सब जो है उनकी टाइमिंग देखेंगे तो इनकी विफलता जब अन्य क्षेत्रों में होती है तो उसके इर्द गिर्द नजर आएगी। मैं आपको इस बातों को और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अन्य राज्यों में लागू है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यूसीसी का मतलब हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान एक रूपता। आपने उत्तराखंड में जब इस कानून को बनाया तो आपने वहां पे 5 जनजातियों को बाहर निकाल दिया, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो गया? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति होती है कि कहीं जी सॉरी बोलिए। मैं आपसे मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदा से नीति रहती है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुस्लिम धर्म के कंधे पे बंदूक रखते हैं लोग, सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म पे चलेगी, लेकिन उनकी गोली जो है वो आखिरी में आकर के सनातन समाज को लगती है। मैं कैसे लगती है उसका भी जवाब देना चाहूंगा। मैं इनसे कहना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा हेमंत जी कि हमारा जो है हमारे इनकम टैक्स के अंदर हिंदू यूनाइटेड फैमिली, जो संयुक्त हिंदू परिवार है, उसके लिए इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट का प्रावधान है। तो क्या आप इस तरह के कानून ला करके जो है आप जी 1 मिनट हो गया सर, मैं वापस आ जाऊंगा। तान्या जी, आप कैसे देख रही हैं, जल्दी से बताइए जी।
यूसीसी? जी हाँ, इसका स्वागत है और मुझे लगता है देर से आया है लेकिन आना चाहिए। हमारे संविधान की मूल भावना यही है। और जो लोग कुछ विशेष कानून चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई आप इन अपने विशेष अधिकारों का करेंगे क्या? मतलब आप मानवता का कौन सा भला करने वाले हैं? ये ऐसे ही कानूनों को तो रोकना चाहता है ना जो पर्सनल लेवल पर किसी एक मान्यता के आधार पर चल रहे हैं और उनसे कई लोगों का नुकसान हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो यदि सभी लोगों के लिए समान कानून हो तो इसमें किसी को कहाँ दिक्कत आ रही है? रही बात जनजातियों की, तो भाई जनजातियां जो है वो एक बहुत सीमित मात्रा में, कईयों की जनसंख्या बहुत कम है, उनके बिल्कुल विशिष्ट प्रकार के रीति रिवाज है जिनको संरक्षण किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो कृपया उनको और जो एक लगभग 20 करोड़ की आबादी और इस तरह के लोग हैं उनसे कंपेयर ना करें कृपया, और ये बात माने कि भारत हम सबका देश है और यहाँ के कानून सभी चाहिए। जी, हमारे साथ में मितुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। मितुल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आऊँ उससे पहले मितुल साहब की एक टिप्पणी। मितुल साहब, आप इसे कैसे देखेंगे, विपक्ष के नजरिए से, सरकार के नजरिए से या आम नागरिक के नजरिए से? जी जी, जो समान नागरिक संहिता मितुल जी, एक बार बात है सर, मैं आ रहा हूँ, पहले मितुल साहब की टिप्पणी हो जाए। जी मितुल साहब। हेमंत जी, देखिए, कोई भी देश या प्रदेश 2 कानून से कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश में सिविल कोड तो होना ही चाहिए। और ये जो मामला है, ताजा जो मामला है, आज के नाम से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो क्या नाम से जिन राज्यों के अंदर यूसीसी लागू हो गया है वहां जाके अध्ययन करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपराध के अंदर ये कहते हैं कि क्या नाम से जो देश का कानून है वो लागू होगा, लेकिन जब क्या नाम से सामान्य जन की बात आती है, सामाजिक व्यवस्थाओं की बात आती है, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारा पर्सनल कोड लागू होगा। और ये देखिए, ये सवाल कोई क्या नाम से मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही नहीं है, इसमें जो हिंदू कोड है वो भी शामिल है। मतलब हिंदू के लिए भी जो क्या नाम से अभी तक अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी वो भी क्या नाम से यूसीसी के लागू होने के बाद में समान हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि चूंकि ये क्रमवार तरीके से लागू हो रहा है, जैसे पहले उत्तराखंड में हुआ, फिर गुजरात में हुआ, फिर असम में हुआ, अब क्या नाम से राजस्थान में इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे देश में तेजी से लागू होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम से यूसीसी लागू होगा, तभी क्या नाम से इसको देशवासियों का फायदा होगा। जी मितुल जैन साहब, कानूनी तौर पर हम इसे देखें, क्या चुनौतियां होगी सरकार के सामने और क्या इसे आप कैसे देखते हैं? सर, समवर्ती सूची का विषय है वैसे तो, लेकिन इसके लागू होने में क्या चुनौतियां हो सकती है और किस तरह से यूसीसी होना चाहिए? जी हेमंत जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी बात जो है चालू करने की, लगाने की बात, वो जब संविधान बन रहा था उस टाइम पर भी सोचा गया और उसके बाद ये देखा गया कि जो हिंदू कोड बिल आया था जिसके तहत हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट वगैरह जितने भी जो कानून थे हिंदुओं के वो कोडिफाई करके बनाए गए, लेकिन जो बाकी जो धर्म थे उनके जो कानून थे वो कोडिफाई नहीं हो पाए और एक सेक्युलर लॉ जो कि सारे के सारे धर्मों को गवर्न करे वो लागू नहीं हो पाया। अब इसीलिए उसको आर्टिकल 44 में नीति निर्देशों में शामिल किया गया कि अगर कोई सरकार चाहे, कोई राज्य चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जहां तक रही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे की बात, तो वो किस तरीके से होगा ये एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि जो धर्म है उन सब में अलग अलग तौर तरीके हैं। तो किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से होमोजेनाइज कर पाती है सरकार और लागू कर पाती है, ये सरकार के लिए चुनौती होगी। जो आर्टिकल 25 जो है और आर्टिकल 24 जो है, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा कि सरकार उसको किस तरीके से डिसाइड करती है और किस तरीके से जिन लोगों को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनके धर्म के ऊपर ये एक तरीके से अटैक होगा, तो उनकी संवेदनाओं को भी ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस लॉ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रताप जी, 2 बातें जो मितुल साहब ने कही है और कांग्रेस कह रही है कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के शगुफ्फे लाते हैं, बोलिए। हेमंत जी, कांग्रेस भटकती क्यों है? हम तो देश हित में, क्योंकि जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश के हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो जरूरी है वो सब कर रहे हैं। और ये हर बार जब वह धारा 370 हटे या राम जन्मभूमि बने या सीए आए या जब भी आए, तो ये कहते हैं कि मुद्दे भटकाने।
इनके पास तो ये भटकते क्यों हैं? ये नहीं भटके, ये अपने काम करते रहे, क्योंकि इनको सबसे बड़ा डर है। देखिए, इस यूसीसी का ना तो मुसलमानों में विरोध है, ना मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं, ना किसी वर्ग में विरोध है। विरोध केवल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए वो मुसलमानों को डराकर अपने वोट को कैश करते रहे हैं। वो कैश करना उनका बंद हो जाएगा। अब मुस्लिम ही जब पहले हिंदुओं ने तो ठुकरा ही दिया है कांग्रेस को, मुस्लिम भी जब ठुकराने लगेंगे तो ये कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए ये बार-बार जी करें कि आदिवासियों को क्यों अलग कर रहे हैं इसको? देश को मुझे नहीं पता कि ये चाहते हैं कि आदिवासियों को भी इसमें शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। ये क्या मतलब, इसके क्या मायने है? परोज जी एक बार मैं आ रहा हूं, एक बार सर प्रताप जी, परोज जी की क्लियरिटी ले लूं मैं। आपने कहा आदिवासियों को क्यों बाहर किया गया? देखिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आदिवासियों को क्यों बाहर किया गया। मैंने ऐसा कहा है कि उत्तराखंड के अंदर आदिवासियों को बाहर कर दिया गया। तो जब हमने किन्हीं जातियों को अगर बाहर कर दिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा जो है वो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रह जाती है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उसको आप उसका नाम बदलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब नाम रखते हैं तो एक रूपता होती है, तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है। आपके हिसाब से आप किसके समर्थक हैं? आदिवासियों को बाहर रखने के समर्थक हैं या आदिवासियों को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए? आपके हिसाब से क्या है? देखिए मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि जो भी हमारे देखिए देश में दो तरह के कानून है, एक सिविल कानून है और एक कानून। छोड़िए ना, आपका क्या समर्थन है? सबके ऊपर लागू होता है। सुनिए तो सही ना, हाँ सुनिए तो सही, तो परिप्रेक्ष्य में तो जाने दीजिए। तो मैं आपसे परिप्रेक्ष्य वाला तो समझा देंगे, कानून के ज्ञाता बैठे हुए हैं, उनको मित्तल जी को इसीलिए मित्तल जी बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या करती है, सपोर्ट करती है नहीं करती है, बताइए मुझे तो बस। आदिवासी अंदर होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। आदिवासी प्रतिनिधियों को इसमें लिया, आदिवासी प्रतिनिधियों को इस कमेटी में लिया। आदिवासी प्रतिनिधि अगर कहते हैं इस बात को कि मैं पूछूंगा वो जवाब नहीं देंगे, बाकी सारा आप घुमा देंगे, तो निश्चित तौर पे साथ है। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपसे, मैं कौन होता हूं या भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, इस बात को बताइए। जो संबंधित पक्ष है उसको हम उससे चर्चा नहीं करेंगे। बीजेपी बैठ कर तय कर लेगी या कांग्रेस बैठ कर तय कर लेगी कि आदिवासियों को इसमें शामिल करना है नहीं चाहिए, किसी वर्ग को इसमें शामिल करना है नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए आप। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, उत्तराखंड में जब लागू हुआ, गुस्सा मत आइए, लेकिन आराम से बता दीजिए कि आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं, इतना तो बता दीजिए। गुस्सा उत्तेजना की क्या बात है? कह रहा हूं कि आपने उत्तेजना की बात नहीं है हेमंत जी, मैं आपसे वापस इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस कौन होती है, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है। ठीक है, प्रताप जी जवाब दे रहे। प्रताप जी बोले सरकार तो होती है ना सर, कांग्रेस बीजेपी थोड़ी हो रही है, सरकार ला रही है, सरकार होती है ना, सरकार को अधिकार है ना सर। तो सरकार ला रही है तो सरकार लोकतंत्र, आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं रखना चाह रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। तानाशाही नहीं है सरकार सारे नीतिगत मामलों को छोड़ करके सरकार। अच्छा ठीक है प्रताप जी जवाब दीजिए, ठीक है, चिकित्सा को छोड़ के अच्छा इस तरह की उलझुल बहस में देश को डालेगी, और वो भी ये उलझुल है। क्या संबंधित पक्षों के द्वारा मांग की गई, बताइए। अच्छा ठीक है ना, जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए ना। दलित समुदाय के द्वारा इनसे मांग की गई, क्या अल्पसंख्यकों के द्वारा इनसे मांग की गई। आप जबरदस्ती को प्रसाद बांटे जा रहे हैं, आपसे कोई मांग नहीं रहा। अभी करवा दो, ठीक है, हो गया हेमंत जी, मैं यही कह रहा हूं, जब भी देश हित की बात होती है तो कांग्रेस देश को तोड़ने आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आदिवासी सरकार से इस विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, लोकसभा में क्या आदिवासी नहीं है, क्या वनवासी नहीं है, क्या वहां के लोग नहीं है, क्या एससी एसटी के लोग नहीं है, या किसी क्षेत्र के समुदाय ने सरकार से अनुरोध किया कि हमें इस तरह का कानून चाहिए। एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष जी एक मिनट साइलेंट, सब साइलेंट, एक मिनट सारे साइलेंट। प्रताप जी एक बार अपनी बात रख लें, फिर मैं आपके पास आराम से तसल्ली से आ जाऊंगा आपकी बात सुनने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है एक बार आप प्रताप जी को सुन लीजिए, वो क्लियरिटी आएगी क्या है क्या नहीं है, तभी तो आप अपनी बात रख पाएंगे। ऐसे ना तो उनकी बात सुन पा रहे ना आपकी बात सुन पा रहे। प्रताप जी बोलिए, पूरा कीजिए। अरे हेमंत जी, पहली बात तो यह है कि समिति केवल मसौदा तैयार करने के लिए बनी है। वो जब मसौदा तैयार करेगी, सभी वर्गों से संपर्क करेगी, बातचीत करेगी, वो मसौदा जो है विधानसभा में आएगा। उस विधानसभा में आदिवासी जिनको कह रहे हैं वो भी प्रतिनिधि हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, सब हैं, और सब मिलके उसको पास करेंगे। तो इसलिए ये भड़काने की बात, देश को तोड़ने की बात, कांग्रेस की आदत है। जब भी देश को आगे बढ़ने की बात आती है, कांग्रेस देश को तोड़ने लग जाती है। ये 1947 से ही देश को तोड़ते आ रही है। इस तरह के मुद्दे बना बना के ये तोड़ती रही है। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है प्रताप जी, हम देश को एक करेंगे। यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। अब कांग्रेस प्रताप जी उस सवाल पर आपने जब ये कह दिया तो सवाल पर आना जरूरी है, लेकिन पहले हमारे साथ में अब्दुल लतीफ आर्को साहब भी जुड़ चुके हैं, तो उनकी भी टिप्पणी ले लें हम इस पर। आर्को साहब, आप सचिव हैं
एआईएमसी के। आरको साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सरकार ने कहा है आरको साहब राजस्थान में यूसीसी लेकर के आएंगे, आप क्या समझ रहे हैं इससे? स्वागत करते हैं, एक कानून सबके लिए हो। देखिए, यूसीसी लाएंगे, वो तो ये लाने हमें क्या दिक्कत है, लिया है। हमें तो जब हमारे को संविधान ने आर्टिकल 25 में जो परमिशन दे रखी है अपने मजहब की आजादी की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है। अभी विधानसभा में पेश तो करें, अभी क्या लाएंगे, क्या कानून होगा, क्या उसमें लिखा होगा, क्या नहीं होगा, ये उसके बाद बात करने का है। अच्छा, बाद में बात करने का, लेकिन पहले मैं आपको आरको साहब बताना चाहता हूं कि पहले उत्तराखंड में आ गया, गुजरात में आ गया, असम में अभी इसी मई के महीने में पारित हुआ असम के विधानसभा में, उसमें आपने मोटा मोटा देख लिया, वैसा ही कुछ यहाँ पे आएगा तो उसको लेकर के आप संतुष्ट हैं जो अभी तक 3 राज्यों में आया उसको लेकर के? और गोवा में चूंकि पहले से चले आ रहा है, वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, सब वहां पर समंदर के किनारे लहरें लेने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई इसको आपत्ति प्रकट नहीं करता। राजस्थान में पता नहीं क्यों इतना। जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सबको बराबर की बात कही जा रही है तो वहां उनको क्यों छोड़ दिया? किसको? वहां को आदिवासियों को छोड़ा ना। वहां आदिवासी जो वो संरक्षित प्रजातियां हैं उनको संवैधानिक तौर पर उनको संरक्षण की जरूरत है, उनके परंपराओं को सहेजने की जरूरत है, उनको छोड़ा सर। अरे तो परंपरा जो है भाई, देश के लिए तो सब बराबर होते हैं। आर्टिकल जो है 14 जो है आरको साहब, उसको एक और बात है कि आदिवासी बार बार आता है, तो आदिवासी कोई धर्म थोड़ी है जिनका लेकर के अपना एक कल्चर है, आदिवासी संस्कृति है सर। देखिए, संस्कृति तो है, अभी धर्म जैसे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख ईसाई हुआ, उन पर सब पर एक ही कानून चले ना सर, ये बात नहीं चलेगा भाई। आजादी है 25 में जो आजादी दे रखी है वो कैसे खत्म कर दोगे? नहीं, धर्म की आजादी दे रखी है 25 में, वो कैसे खत्म कर दोगे? इसके लिए मितुल जैन साहब है, मैं आप सवाल उठाइए, मैं उनसे क्लियरिटी ले लूंगा। जी, जो आप कह रहे हैं कि आजादी दे रखी है वो संविधान की कैसे खत्म कर देंगे, तो वो आजादी कहां खत्म हो रही है? सबके लिए एक नियम लागू हो रहा है कि भाई कोई बहुविवाह नहीं करे, एक ही शादी होगी। अब शादी रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। फिर मतलब क्या हुआ संविधान की आर्टिकल 25 का मतलब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मितुल जैन साहब आइए बीच में और ये बताइए कि इससे किसी संविधान के आर्टिकल 25 की बार बार बात हो रही है, इससे उल्लंघन होता है क्या यूसीसी से? जी हेमंत जी, एक तो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूं कि आर्टिकल 25 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती हैं। आर्टिकल 25 जो है वो इजाजत देता है हर धर्म को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोपेगेट करने का, लेकिन कानून की 4 दीवारी के अंदर और पब्लिक मोरालिटी और ऑर्डर के अगेंस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होते, ठीक है? तो आर्टिकल 25 जो है एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी जो बात आरको साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, अगर ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन होता तो इसको आर्टिकल 44 में जगह क्यों दी जाती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? जब संविधान के निर्माता जो हैं उन्होंने ही इसको आर्टिकल 44 में जगह दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया? देखिए जी, हमारे तो समझ में आ रहा है जी। बात वही है कि आपको भटकाना है, आपको जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा एक बात बताओ आरको साहब, अगर ये कहें कि सबके लिए एक शादी जरूरी होगी तो भटकेंगे कैसे? मुझे ये समझ नहीं आया। तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम। अरे देखिए, ये इसकी कहाँ जरूरत है? जो जरूरत है उसकी बात करो ना आप जितनी जरूरत है उसकी पर कोई डिबेट नहीं होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। तान्या जी एक बार रुक जाइए। कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुस्लिम के संरक्षण की जरूरत होती है और कुछ परंपराओं से संरक्षण की जरूरत होती है। ये से संरक्षण भी है। यहाँ पर कानूनविद बैठे हैं, मुझे अचानक अभी बात करते करते एक मामला ध्यान आया। एक नाबालिग बालिका थी, मुस्लिम, उसने विवाह किया, उसने निकाह किया, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया था और वहां पर पूरे देश में शारदा एक्ट लागू है, 18 वर्ष की उम्र लागू है, लेकिन कहा गया कि शरिया के कारण यदि पीरियड्स आ जाते हैं बच्ची के तो वो बालिग मानी जा सकती है, इसलिए उसे इनवैलिड नहीं किया गया। लेकिन कानून के दायरे में लाया जा रहा है ना, शादी की उम्र तो एक होनी चाहिए ना सर।
जी हाँ, इस तरह आपके से साथ- ये जो क्या कानून है, जो हमें ये तो इजाजत समझने है, की आवश्यकता अपने है। धर्म की पालन करने की इजाजत है, 2018 में जी। उससे कौन रोक सकता है हमें? ठीक है अरे धर्म फारूक के जी। नाम पर क्या लूटते रहोगे क्या? कौन रोक सकता है? धर्म के नाम पे अरे कुछ भी ये करोगे, तो बलात्कार करोगे। देखिए मैं सरकार जी, आप तो धर्म के नाम पर हम- कैसे बलात्कार हम- करोगे? हम- एक बार पूरा होने दीजिए प्रताप जी का, एक बार रुक जाइए फारूक जी प्रताप जी पूरा करने सरकार जी दीजिए। को रुक जाइए, आपको प्रताप बात जी बोलने की आदत भारतीय है। जनता बोलिए मैं मैं ये चेक कह में रहा हूं आपको कि बता धर्म के चुका नाम हूं पर कि बच्चों कितने से झूठे बलात्कार आदमी हैं। करने की छूट जाते हैं यार को जी, क्या बलात्कार करने की छूट जाते हैं ये? कैसी बातें कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। आपको चैनल पे अपनी बैठ के बच्चियों बात करने के की संरक्षण के लिए कमाल इनको करते हो आवाज आप। उठानी चाहिए। झूठ बोल सफेद बोल दाढ़ी हो करके गई है इनकी, लोगों को बैठाते हो। सफेद दाढ़ी हो लोगों गई को है बैठाते हो, इनकी। झूठ बोल बोल ये करके। अपनी बच्चियों के अधिकारों की रक्षा करने की बात एक है। एक प्रताप जी प्रताप जी हो गया फारूक भारद्वाज क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार ऐसे नहीं प्रताप जी रुक जाइए, एक बार फारूक जी मुझे देखिए हाँ। मैंने कान्हा जी रुक जाइए। मैंने फारूक जैसा जी। कि मैंने जैसा कि हाँ। मैंने जैसा कि अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सदा लड़वाने की रहती है। भारतीय जनता पार्टी अरे अपने आप लक्ष्य छोड़िए को ना प्राप्त लड़वाने करना की, आप चाहती है। दो सवाल चलो, जवाब बात को दीजिए। कह रहे हो आप, सुनिए तो सही, आप क्यों लड़ रहे हैं? सही बात सही है। है, आप आराम से करो अरे ना। सुनो तो सही, लड़ो मत। मुस्लिम धर्म को लड़ो मत, टारगेट लड़ो मत। करके आपने इस बात का जवाब अरे नहीं क्यों दिया लड़ रहे हो कि यार? हिंदू धर्म को जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली अरे के रूप क्या में आय हिंदू करके छूट परेशान हो मिलती है, रहे हो? क्या वो छूट जारी अरे रहेगी क्या हिंदू या वो छूट परेशान बंद हो कर रहे दी हो? जाएगी? इस बात को बताइए। अरे और जब पुर्तगाल में किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। जब समान है तो सब समान होना चाहिए। मित्र साहब अंतिम टिप्पणी आपकी एक बार बोलिए मित्र साहब। मित्र साहब ये लड़ाई क्यों है और ये कैसे रुके? हेमंत जी जी मित्र साहब को सुन लीजिए हेमंत जी, प्लीज। मेरा ये कहना है कि बार बार ये बात आ रही है कि हमारे धर्म के अनुरूप क्या नाम से हमको जीने का अधिकार है और वो नियम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपराध करते हैं तब आप अपने धर्म की बात क्यों नहीं करते? उसमें तो लिखा हुआ है कि चोरी करता। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अभी सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द ये ड्राफ्ट बनकर के विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में जब आएगा तो और ज्यादा इसे लेकर के क्लियरिटी आएगी और ज्यादा स्पष्टता आएगी कि आखिरकार इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तब भी जो है अब वो चर्चा भी होगी विधानसभा में और उसके बाद ही ये पारित हो पाएगा। लेकिन इससे पहले राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो अनुचित है। हम सबको इस पर विचार भी करने की जरूरत है कि क्यों नहीं, आखिर एक देश है तो समान नागरिक संहिता में किसी को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है।